नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पटना में चल रही महागठबंधन की बैठक पूरी हुई। इस बैठक में महागठबंधन की सभी पार्टियां, राजद, कांग्रेस, लेफ्ट के साथ साथ वीआईपी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस बैठक के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ साथ अन्य नेताओं ने मीडिया को भी संबोधित किया। इस दौरान नेताओं ने बैठक में हुई बातचीत के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही इंडिया गठबंधन के नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। पटना में हुई महागठबंधन की बैठक में जो सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई है वो ये है कि तेजस्वी यादव को लीड रोल मिलेगा। दरअसल इस बैठक में इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस एक्शन में है। ईडी की चार्जशीट में सोनिया राहुल का नाम आने के बाद 25 अप्रैल की सुनवाई के दिन और उसके पहले की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को बड़ी बैठक बुलाई है। राहुल और वकीलों ने ये तय किया है कि वो राउज एवेन्यू कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया में ही शामिल होंगे, सीधे हाई कोर्ट का रुख नहीं करेंगे। वकीलों ने राहुल को बताया कि 25 या आगे की किसी तारीख पर उनको अदालत के सामने हाजिर भी होना होगा, जिसके लिए राहुल पूरी तरह तैयार हैं। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में इस मुद्दे पर राजनीतिक तौर पर अपना फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन तय करके उसका ऐलान करेगी। कुल मिलाकर कानूनी लड़ाई लड़ने के साथ ही राजनीतिक तौर पर भी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली गई है, जिसकी शुरुआत बुधवार को ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करके उन्होंने कर दी। अब आगे भी वो इस मामले में सियासी तौर पर गर्म रखते हुए बैक फुट पर दिखने की बजाय फ्रंट फुट पर दिखेंगे। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीर मुनीर के कश्मीर को लेकर दिए गए बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसे पाकिस्तान के किसी भी अवैध कब्जे से मुक्त कराना है। असीम मुनीर ने कश्मीर को जुगुलर वेन बताया था। जुगुलर वेन शरीर में नसों का एक नेटवर्क होता है जो ब्लड सर्कुलेशन को दिमाग से दिल तक पहुंचाने का काम करता है, और इसी तरह मुनीर ने पाकिस्तान और कश्मीर की तुलना करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने सीधे जवाब में कहा कि कोई भी विदेशी चीज कैसे जुगुलर वेन हो सकती है। MEA के प्रवक्ता ने जवाब देते हुए कहा कि विदेशी चीज कैसे जुगुलर वेन हो सकती है, ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और पाकिस्तान के साथ इसका एकमात्र संबंध अवैध कब्जे के इलाकों को छोड़ना है। MEA ने पाकिस्तान से अपने सभी अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों को छोड़ने की मांग की है। भारत पहले भी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी दावों को खारिज कर चुका है और अपने अधिकार क्षेत्र की बात को स्पष्ट तौर पर सामने रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाले मामले में 1 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष दाखिल करें। वहीं केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या विलेख द्वारा वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार तथा न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस आश्वासन को भी दर्ज किया कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। मेहता ने कहा कि सरकार अगली सुनवाई तक विलेख द्वारा वक्फ और उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं करेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर आपत्ति जताई जिसमें उसने राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों की मंजूरी देने की सीमा तय की थी। धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24x7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन चुका है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी बताया था। सुप्रीम कोर्ट में हुई वक्फ एक्ट की सुनवाई पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं। कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल
और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा और वक्फ बाय यूजर को हटाया नहीं जा सकता। जेपीसी की चर्चा के दौरान मैंने सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों का विरोध करते हुए एक रिपोर्ट दी थी और बिल पर बहस के दौरान मैंने बिल को असंवैधानिक बताया था। ओवैसी ने कहा कि इस एक्ट के खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अंतरिम राहत के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं। कोर्ट ने लगभग वे सभी मुद्दे उठाए जो हमने संसद में उठाए थे। आज के फैसले से पता चलता है कि ये कानून संविधान के खिलाफ बनाया गया है। ये संविधान की जीत है, किसी पक्ष की नहीं। आने वाले दिनों में कोर्ट और राहत देगा और सरकार की जमीन हड़पने की साजिश को रोकेगा। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की 2016 की शिक्षक और गैर शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है। कोर्ट ने 17 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के उन शिक्षकों को राहत दी है जिनकी नियुक्ति 2016 की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण रद्द कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा है कि कक्षा 9 से 12 तक के असिस्टेंट टीचर नई भर्ती पूरी होने तक पढ़ाना जारी रख सकते हैं। हालांकि ये राहत उन शिक्षकों को ही दी गई है जिनकी नियुक्ति में विशेष रूप से कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई थी। ये आदेश छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। हालांकि ये आदेश इस शर्त के अधीन है कि पश्चिम बंगाल राज्य और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग कक्षा 9 से 12 तक के लिए सहायक शिक्षक के पदों की नई भर्ती प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी कर ले। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने राज्य और आयोग को 31 मई 2025 तक नई भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। वहीं कोर्ट ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के उन वर्कर्स को ऐसी राहत देने से इनकार कर दिया जिनकी नियुक्ति भारी गड़बड़ियों के कारण कोर्ट ने रद्द कर दी थी। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी और AIADMK के बीच गठबंधन होने की खबर आने के एक सप्ताह बाद ही पलानीस्वामी ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। दरअसल AIADMK के महासचिव EK पलानीस्वामी ने बुधवार को इस संभावना से इनकार किया कि अगर उनकी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन 2026 के विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करता है तो राज्य में गठबंधन की सरकार बनेगी। पलानीस्वामी ने बुधवार को मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक भाजपा गठबंधन सरकार बनेगी। उन्होंने गठबंधन सरकार के बारे में नहीं कहा। पलानीस्वामी ने आरोप लगाया कि मीडिया ने प्रासंगिक मुद्दे को गलत समझा है, जो मीडिया की चाल है। मीडिया को इस तरह की भ्रामक खबरें नहीं चलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने 11 अप्रैल को घोषणा की थी कि अन्ना द्रमुक भाजपा गठबंधन चुनाव जीतेगा और सरकार बनेगी। हालांकि पलानीस्वामी के मुताबिक इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार गठबंधन की होगी। पलानीस्वामी ने गठबंधन के चुनाव जीतने पर भाजपा के साथ सत्ता साझा करने की गुंजाइश से इनकार किया है। अमेरिकी टैरिफ की हर तरफ चर्चा हो रही है। इस बीच सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर भारत टैरिफ को लेकर क्या कर रहा है। इस सवाल पर जवाब देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उस पर अमेरिकी सरकार के साथ बात हो रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी टैरिफ को लेकर सवाल किया गया था। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि टैरिफ के मुद्दे पर हमारी अमेरिकी सरकार के साथ बात हो रही है, लगातार बात हो रही है। हम लोग द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बात कर रहे हैं ताकि उसे जल्दी से जल्दी एक नया रूप दिया जाए। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% का टैरिफ लगाया है। इसका मतलब है कि अमेरिका में भारत से आयात की जाने वाली चीजों पर 26% का आयात शुल्क लग जाएगा। हालांकि इस टैरिफ पर फिलहाल 9 अप्रैल से 90 दिनों की रोक लगी हुई है। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एक और धमकी दी है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के एडमिशन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अमेरिका में गृह सुरक्षा मामलों की मंत्री क्रिस्टी नोएम ने यूनिवर्सिटी पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने और यहूदी विरोधी भावना के आगे घुटने टेकने का आरोप लगाया। उन्होंने यूनिवर्सिटी को खत लिखकर उसके विदेशी छात्रों की अवैध और हिंसक गतिविधियों का विस्तृत रिकॉर्ड मांगा है। आपको बता दें कि इस साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एडमिशन में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या 27% से अधिक है। आपको बता दें कि इससे पहले यूनिवर्सिटी ने व्हाइट हाउस की ओर से भेजी गई मांगों की एक लिस्ट को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद
ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दी जाने वाली 2 अरब अमेरिकी डॉलर की फंडिंग रोकने की घोषणा की थी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।